हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर हम ओवरव्यू की बात करेंगे। ओवरव्यू से आपको पूरे अंदर पता चल जाएगा कि चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की बात की गई है वो की गई है आवर्तबीजी पादपों में। ठीक है, तो जितने भी आवर्तबीजी पादप होते हैं, जितने भी आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं। आवर्तबीजी पादप नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो बीज बनेगा वो क्या होता है, किसी आवर्त यानी कि आवरण से ढका होता है। यानी कि क्या होगा, बीज में क्या प्रेजेंट होगा, आवरण प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि हम इसी के अपोजिट अनावर्तबीजी भी पढ़ते हैं जिसे हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो आपने देखे होंगे ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज तो होगा लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का आपको आवरण देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये मुख्य अंतर होता है एक आवर्तबीजी पादप में, एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्ती पादप में। क्लियर है ये सबके सब, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो पादप होंगे ये पुष्प का निर्माण करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सभी को क्लियर है। लैंगिक जनन वो प्रोसेस होती है जिसमें दो विपरीत जो जीव होंगे, दो विपरीत जीव क्या होते हैं, विपरीत जीव जो होंगे, यानी कि इसमें नर होगा एक जीव और दूसरी जीव कौन सी होगी, मादा होगी। ठीक है, ये दोनों जीव मिल करके अपनी संतति का निर्माण करेंगे। अर्थात इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो नर बॉडी होगी उसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, है ना। इसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। और जो मादा बॉडी होगी उसके अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा, है ना। और फिर जब ये आपस में युग्मकों का आपस में संलयन होता है, लैंगिक जनन की हमने अलग अलग प्रवस्थाएं देखी है। कौन कौन सी, निषेचन पूर्व प्रवस्था जिसमें क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होता है। और फिर युग्मक स्थानांतरण जिसमें युग्मक क्या होंगे, आसपास पास पास आ जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है ना। ये आपस में क्या हो रहे हैं, निषेचित होते हैं और तब जाकर के आगे युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा और फिर चल करके एक नई संतति का निर्माण होता है। तो पुष्प में भी आपको यही सब पढ़ना है। क्लियर है सभी को इतनी बातें, फटाफट सभी को क्लियर है इतना जितना मैंने आपको बताया है। हमने पिछले चैप्टर में भी इसको बहुत अच्छे से क्लियर करा था। बताओ फटाफट, नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ मैम क्लियर हो गया है, हमें बताइए क्लियर। अब मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। जो बच्चा नया है उन सभी बच्चों का स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक, चलिए ओवरव्यू की बात करते हैं। तो चैप्टर का ओवरव्यू से स्टार्टिंग करते हैं, ओवरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे पहले हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पुष्प की संरचना पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिस बच्चे को पुष्प की संरचना पता होगी वो उस पुष्प के अंदर नर संरचना को भी देख सकता है और मादा संरचना को भी देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने यहाँ पर पुष्प की संरचना को ही पढ़ना है, पुष्प की संरचना को पढ़ना है। ठीक है, भला ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वो यहां से निकलेंगे वो क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, उसके बाद अब चैप्टर का स्टार्टिंग होता है यहां से। आपने पढ़ी थी लैंगिक जनन की प्रवस्था को, है ना, लैंगिक जनन की प्रवस्था को पढ़ी थी। तो अब आपने इस चैप्टर का जो ओवरव्यू देखना है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो इस प्रवस्था के द्वारा ही आपको पता चलेगा। इसमें आप देखते हो आपको जो लैंगिक जनन की प्रवस्था है इसे आपने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब पुष्प पादपों में हम क्या देख रहे हैं, हमने पुष्प की संरचना देख ली है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन की प्रवस्था में कौन सी प्रवस्था आती है, निषेचन पूर्व प्रवस्था आती है, निषेचन पूर्व प्रवस्था आती है ना, प्रवस्था आती है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से जब आपने पुष्प की संरचना देख ली है, आपको पता चल गया है कि इसमें नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा, सॉरी मादा जननांग संरचना कौन सी है। तो अब आप इस निषेचन पूर्वावस्था में युग्मक जनन यानी कि नर युग्मक
ठीक है। नर युग्मक निर्माण की क्रिया पढ़ोगे जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है। मादा युग्मक निर्माण की क्रिया को पढ़ोगे, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पूरी आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके पश्चात ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक है ये किस तरीके से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर पुष्प पादपों में हम इस क्रिया को कहते हैं परागण की क्रिया, ठीक है, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर युग्मकों का क्या होगा, इस प्रोसेस में स्थानांतरण होगा। पहला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर इस प्रोसेस को जहां पर क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है। और जब हम मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेस आती है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परागण की क्रिया, परागण यानी कि पॉलिनेशन पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु जनन में बना नर युग्मक है वो मादा के संपर्क में आता है, मादा युग्मक के संपर्क में कैसे आएगा, उस क्रिया को हम कहते हैं परागण की क्रिया। तो ये तीन टॉपिक आपने किस में पढ़ना है, निषेचन पूर्व प्रवस्था में, क्लियर है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर जब ये आपस में आ गए हैं पास पास, अब ये आपस में निषेचित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, निषेचन की प्रोसेस होगी। अब आवर्त बीजी पादपों में एक विशेष प्रकार के आपने निषेचन की क्रिया को पढ़ना है जिसे हम कहते हैं द्विनिषेचन। यानी कि आप देखोगे कि पुष्प पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है। तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, द्विनिषेचन में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये युग्मक निषेचित हो गए हैं, अब यहां से आगे क्या बनेगा, निषेचन पश्यावस्था आएगी, है ना, क्या आएगी, निषेचन पश्यावस्था आएगी, पश्य प्रवस्था आएगी। अब यहां पर आप सभी को पता है कि यहां पर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, ठीक है, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। और आपको पता है कि हम पुष्प पादपों में लैंगिक जनन बन रहे हैं, तो जो पुष्प होगा या कोई भी पौधा होगा उसकी संतति क्या होगी, उसका फल होगा, उसका बीज होगा, है ना। तो लास्ट में यहाँ पर हमें संतति के रूप में क्या देखना है, बीज को देखते हुए बनेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो ये अंतिम संतति इस तरीके से बन जाएगी। तो बताइए क्या आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हुआ है। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर काफी आसान लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, ये तो स्टेप 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 पढ़ना है हमें, है ना। बस अंदर से थोड़ा सा आपको बस ये याद रहना है, लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण कैसा होगा, मेन है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए आइए, अब हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, जब तक हमें नर संरचना का पता नहीं होगा पुष्प में कौन सी है, या मादा संरचना का पता नहीं चलेगा, तब तक हम ये प्रोसेस को नहीं पढ़ सकते। हमें नहीं पता चलेगा कि नर युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है जब हमें पुष्प का नर जननांग ही नहीं पता चल रहा है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे। आपने देखा आपके आसपास कितने सारे पुष्प है ना, बहुत सारे काम आते हैं, आपकी पूजा के काम आते हैं, है ना, एक दूसरे को अपनी दोस्ती बताने के काम आते हैं, किसी को गिफ्ट में आप दे देते हो। तो पुष्प का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर पुष्प की ही संरचना को देखते हैं। आपने अपने आसपास लो, आपके लिए भी मैं पुष्प लेकर के आई हूं, तो ये सुंदर सुंदर पुष्प आसपास देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं की संरचना को पढ़ना, आज इनको जरा अंदर से पढ़ते हैं। जिस बच्चे को आज तक पुष्प की संरचना नहीं पता है, मुझे पता है, मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए फिर से हम चैप्टर स्टार्ट ही करते हैं इस पुष्प की संरचना से, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक। अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुष्प की संरचना होती है। पुष्प की संरचना में आपको याद रखना है, जो पुष्प की संरचना बनी होती है मुख्य 2 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 अंग ऐसे होते हैं, एक होते हैं आवश्यक अंग और दूसरे होते हैं सहायक अंग। यानी कि टोटल मिलाकर के अगर हम देखेंगे, जो पुष्प की संरचना होती है, पुष्प की संरचना 4 भागों से मिलकर बनी होती है, 4 भागों से मिलकर बनी होती है, भागों से मिलकर बनी होती है।
अब मैम आपने अभी कहा कि दो भाग दो, यहाँ पर दो अंग कैसे, किस के अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि दो अंग? देखो ये जो चार अंग होते हैं ना, ये दो दो भागों में विभाजित होते हैं। इन चार में दो भाग ऐसे होते हैं जो पुष्प में आवश्यक अंग कहलाए जाते हैं, और दो ऐसे अंग होते हैं जो सहायक अंग होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको अभी बताती हूं मैं। ठीक है, मिलकर बनता है। चलिए, अब आप सबने अपने आसपास जितने भी पुष्प देखे होंगे, आपको जो भी पुष्प पसंद होगा उसको अपने दिमाग में सोचिए। सोचने से ऐसा लगेगा आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी किसी भी पुष्प की संरचना को समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पुष्प की संरचना से कि आखिर पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहला जो आपने देखा होगा पुष्प में, अगर हम बाह्य तौर से देखेंगे तो आपने कुछ इस तरीके से संरचना देखी है ना। ये तो बाह्य अंग की बात आ जाती है। ये यहाँ पर आ जाता है पुष्प अक्ष के नाम से, या हम इसको पुष्प वृंत भी कहते हैं। यानी कि वो जो हम ऐसे लट्ठी पकड़ते हैं ना, ऐसे पुष्प इधर से उधर ले जा रहे हो, आप तोड़ रहे हो, तो आप इस पुष्प अक्ष को तोड़ देते हो, है ना। उसके पश्चात ये जो भाग आता है, इस भाग को हम कहते हैं पुष्पासन भाग। पुष्पासन नाम से देख रहे हो, नाम से पता चल रहा है पुष्पासन। पुष्पासन संधि विच्छेद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो आप अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर पुष्पधन आसन, यानी कि पुष्प का आसन, अर्थात ये वो भाग होता है जहां पर पुष्प के ये जो चार भाग की मैं बात कर रही हूँ वो विराजमान हो रखी है, वो बैठ रखे, वो चिपक रखे इस भाग से, इसलिए इस भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प आसन। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होते हैं पुष्प के भाग, जो मेन भाग है, वो चार भाग हमने अब देखने कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा पुष्प में बाहर से पत्ती पत्ती जैसी संरचना आपने देखी होगी, हरी हरी कलर की संरचनाएं आपने देखी होगी किसी भी पुष्प के बाहर, कुछ इस तरीके से आपने देखी होगी, यूं फैली हुई रहती है ना, इस तरीके से। ये जो भाग होता है पुष्प का, इस भाग को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक है, इस भाग को हम बाह्य दल कहते हैं। जब हम एक की बात करते हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा, आपने बहुत सारे पुष्प में दो या दो से अधिक बाह्य दलों को देखा है, तो यहां पर हम फिर इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? बाह्य दल पुंज। पुंज यानी कि पूरे समूह की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं, और पुंज की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपने देखा होगा पुष्प में काफी रंग बिरंगे कलर के, जिसको बहुत सुंदर आपको लगते हैं, हरे, सफेद, पिंक, है ना, रेड, ये सारे कलर के जो पुष्प जिन्हें हम पंखुड़ियां भी कहते हैं, ये इसका दूसरा भाग है। कुछ इस तरीके से आपने अलग अलग पुष्प देखे होंगे, तो आप वैसे ही बना देना, मुझे जैसे अच्छे लगेंगे मैं वैसे ही बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये जो भाग होते हैं, ये जो काफी कलरफुल भाग होते हैं जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, इन भागों को हम कहते हैं दल। ठीक है, ये कौन से भाग कहलाते हैं? अगर मैं एक की बात कर रही हूं तो मैं इसको दल कहूंगी, दल यानी कि पेटल कहूंगी जब मैं एक की बात करती हूं। लेकिन पुष्प में आपने दो या दो से अधिक देखे होंगे, है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? दल पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे, यानी कि कोरोला कहते हैं। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये जो दो भाग मैंने अभी आपको बताए, सबसे बाह्य दल की बात करी, और दूसरा भाग जो पंखुड़ी वाला भाग था, रंग बिरंगा भाग है जो पुष्पों को आकर्षित करने का काम कर रहा है, वो क्या होंगे? दल होंगे। ये दोनों के दोनों भाग ही पुष्प के सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम सहायक अंग क्यों है, आवश्यक अंग क्यों नहीं है? सहायक अंग वो अंग होंगे जो केवल यहाँ पर एक बाह्य तौर से सहायता कर रहे हैं। जैसे कि अगर बाह्य दल में आप देख रहे होंगे तो ये पुष्प की कलिका व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, अंदर सारे अंग होंगे इसके, तो बाहर से एक तरीके का सपोर्ट दे रहा है, कलिका व्यवस्था को बनाए रख रहा है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दल की, तो दल क्या करेगा? यहाँ पर कीटों को आकर्षित करने का काम करेंगे, और ये जो रंग बिरंगे कलर है, ये आकर्षण का जो काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे चल करके लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मदद करने का कार्य करता है। ठीक है, वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे जब आप परागण की क्रिया को भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों भाग हो गए। इसके बाद आपने क्या देखा होगा? कुछ तंतुनुमा संरचनाएं आपने पुष्प के अंदर जरूर देखी होगी। ठीक है, ये जो इस तरीके से तंतुनुमा संरचनाएं होती है,
पुष्प के अंदर ये जो इस तरीके की संरचनाएं होती है, ये अगर मैं एक की बात करी हूं, केवल एक तंतु की बात करती हूं, तो इस तंतु को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? पुंकेसर, यानी कि स्टेमन कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक यानी कि दो या दो से अधिक की बात करती हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो क्वेश्चन आपका उठता है कि पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पुमंग। या आपसे पूछा जाएगा कि पुमंग किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। जब मैंने एक की बात करी तो वो पुंकेसर कहलाएगा, लेकिन अगर उस पुष्प में काफी सारे आपको ये तंतुनुमा संरचना नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, जितने भी नए बच्चे, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर लाने के काम करेगी। इसलिए हमने पेपर की दृष्टि से भी देखना है और समझने की दृष्टि से भी देखते चलना है। क्लियर हो गया? तो अगर क्वेश्चन आएगा पुमंग किसे कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये वो भाग होता है, ये कौन सा भाग होगा पुष्प का? ये पुष्प की नर जननांग संरचना होती है। ये कौन सी संरचना है पुष्प की? ध्यान रखना, ये संरचना कौन सी संरचना है? ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि नर जननांग संरचना। ठीक है, अब मैंने नर जननांग संरचना कही है, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये पुष्प के लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है, अर्थात नर भाग है, तो इसका मतलब इसके अंदर ही वो नर युग्मक का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? तो ये नर भाग आ गया है। उसके बाद यहाँ बीच में आपने देखा होगा पुष्प के एक और आपको संरचना नजर आती है, कुछ इस तरीके से वो संरचना रहती है। ठीक है, किसी किसी पुष्प में एक रहती है, किसी में 2 या 2 से अधिक रहती है। जब वो एक, अगर हम एक की बात करते हैं, तो हम इस भाग को क्या कहेंगे? हम इस भाग को कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, या हम इसको क्या कहेंगे? कार्पल कहते हैं। ठीक है, कार्पल कहेंगे या पिस्टल कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी पुष्प में 2 या 2 से, अगर ये बहुत अधिक है, 2 या 2 से अधिक होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? जायांग कहते हैं। ठीक है, जायांग यानी कि गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम कहेंगे। अब यहां पर फिर से एक और क्वेश्चन उठेगा कि जायांग किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और ये पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है, अर्थात यही वो भाग होगा जहां पर किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये पुष्प की कौन सी संरचना है? मादा जननांग संरचना। ठीक है, यहां पर मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि पुष्प में 4 भाग कौन कौन से हो गए? बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये पुष्प के 4 अंग होते हैं प्रमुख। अब इनको 2-2 भागों में कैसे विभाजित कर दिया? बाह्य दल और दल जो होंगे ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया होने के लिए ये यहाँ पर अपनी अपनी कुछ सहायता प्रदान करेंगे। जैसे बाह्य दल पुष्प की कलिका व्यवस्था को बनाए रख रहा है। ठीक है, दल का काम, जब आप परागण की क्रिया पढ़ोगे तो कीटों को आकर्षित करने के लिए ये दल क्या करेगा? उनको काम करेगा। अब कीट के पैरों पर जब यहाँ पर परागण चिपकेंगे, ये आगे आगे पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी दल के महत्व की। तो ये भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये क्या करेगा? सहायता करेगा। ठीक है, उसके पश्चात आ गया पुंकेसर। पुंकेसर वो भाग होता है पुष्प के नर जननांग की संरचना होती है, और इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है ये हमने आगे पढ़ना है जब हम लैंगिक जनन की प्रवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर स्त्री केसर आ जाता है, पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है, और यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर हो गया आप सभी को? अब यहाँ पर ये तो बात हो गई हमारी। अब हमने एक एक करके, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमें क्या पढ़ना है? पुंकेसर भाग और स्त्री केसर भाग को। जब हमें इनकी संरचना के बारे में पता होगा, तब जाकर के हम इनमें युग्मक निर्माण की क्रिया को पढ़ सकते हैं। इसलिए अब हम एक एक करके पुष्प की नर जननांग संरचना और मादा जननांग संरचना की संरचना को देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
यहाँ पर पुष्प की नर जननांग संरचना की, पुष्प की नर जननांग संरचना पुंकेश्वर हम बोलेंगे। जब हम एक की बात करें, हम एक ही संरचना बना रहे तो पुंकेश्वर बोलेंगे, ठीक है। और पुमंग भी बिल्कुल सही है, पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम एक पुंकेश्वर की बात करते हैं, नर जननांग संरचना पुंकेश्वर की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको नजर आ रहा है, आपने ऐसे पुष्प से बाहर निकलती हुई इस तरीके से तंतु देखी होगी, है ना। देखते हो आप वो वाला जो पुष्प, आपने बहुत सारे पुष्प देखे होंगे जिसमें आपको जब आप पुष्प को टच करते हो तो आपके हाथ में पाउडर पाउडर लग जाता है, देखा होगा, है ना। अब वो पाउडर क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा ऊपर से जानकारी दूं तो आपके हाथों में जो पाउडर लगता है उस तंतुनुमा संरचना से, तो वही पुष्प की नर जननांग संरचना होती है। इस तरीके से याद रखो, थोड़ा थोड़ा अपने आसपास की चीजों से जरा देखो कि हाँ हमारे आसपास है ये चीजें, हम आसानी से समझ सकते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए इसकी संरचना को देखेंगे तो पुष्प की जो नर जननांग संरचना होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसमें एक संरचना इस तरीके से होती है, तंतुनुमा धागानुमा ऐसी संरचना निकलती है ना। और ऊपर से क्या होती है, इस तरीके से एक संरचना होती है, जैसे कि आपको ये भी नजर आ रही होगी, ये संरचना आपको दिख रही है, ठीक है। और नीचे क्या होंगे इसके, ये तंतु निकल रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो ये पुष्प की दो संरचना, पुंकेश्वर संरचना दो भागों से मिलकर बनी होती है। ये संरचना को हम क्या कहेंगे, तंतु कहते हैं, तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली जो संरचना है, बड़ी जो संरचना है, इसे हम क्या कहेंगे, परागकोश कहते हैं। परागकोश यानी एंथर हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पुष्प की जो नर जननांग संरचना है दो भागों से मिलकर बनी होती है, तंतु और परागकोश, ठीक है। अब ये तंतु संरचना पुष्प की कैसी संरचना होती है, समीपस्थ, क्योंकि ये पुष्प के क्या है, समीप स्थित है, ठीक है। ये समीपस्थ स्थित होती है। और ये क्या है, दूरस्थ यानी कि थोड़ा दूर स्थित होती है, ठीक है। दूरस्थ है, पुष्प की चिपकी हुई संरचना तो ये है, तो समीपस्थ इसको हम बोलते हैं, वो दूरस्थी संरचना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, पुष्प की नर जननांग संरचना होती है। अब आप देखोगे जब आप यहाँ पर ये जो परागकोश होता है, इसकी जब आप अनुप्रस्थ काट करते हो, अनुप्रस्थ काट करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, कोई भी चाकू ले लिया, उसको क्या कर दिया, इस जो पुंकेश्वर वाली संरचना उसको ऐसा काट दिया। ऐसा काटोगे तो फिर आपको इसके ये वाला भाग नजर आएगा। तो ये भाग आपको कैसा नजर आता है, कुछ इस तरीके से नजर आता है, कुछ इस तरीके से नजर आता है ना। इस तरीके से आपको नजर आएगा ये वाला भाग, ठीक है। जैसे कि होता है ना, हमने किसी की गर्दन काट दी और फिर अब यहां से तुम ऐसे ऊपर झांक करके नीचे देख रहे हो, अब इसकी गर्दन के अंदर क्या क्या नजर आएगा, आपको क्या दिखेगा, एक फूड पाइप दिखेगी, है ना, और एक विंड पाइप दिखेगी, दोनों पाइप नजर आएगी, ठीक है। ऊपर से थोड़ा और काट दिया तो तुम्हें फेफड़े भी नजर आ जाएंगे नीचे जाते हुए। तो ये क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ काट होती है। लंबवत क्या होती है, इस तरीके से काट जब होती है तो इसको हम लंबवत काट कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हमने जैसे पुष्प के परागकोश की अनुप्रस्थ काट करी तो हमें यहाँ पर इस तरीके की संरचना प्राप्त हुई। हमने क्या देखा कि जो पुष्प की परागकोश वाली संरचना होती है वो दो पालियों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने देखा ना, हमारा एक फूड पाइप एक विंड पाइप निकला है, तो यहाँ पर क्या होती है, पुष्प की ये संरचना में दो पालियां होती है। एक पाली ये होती है, ठीक है, एक पाली ये होती है और दूसरी पाली ये होती है, ठीक है। ये दो पालियों से मिलकर के बना होता है। इन पालियों के अंदर आपको चार कोष्ठ नजर आते हैं, ठीक है। चार कोष्ठ यानी कि पहली पाली में भी दो कोष्ठ होंगे और दूसरी पाली में भी कितने कोष्ठ होंगे, चार कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं। टोटल मिला करके ये चार कोष्ठ कहलाते हैं, ठीक है। ये जो कोष्ठ होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब इस लघु बीजाणु की धानी के अंदर ही यहाँ पर किसका निर्माण होता है, आपको कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी इस तरीके से, बहुत छोटी छोटी, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर कहेंगे। और ये वो संरचना होती है जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, ये निर्माण करता है पराग कण का। और परागकण जब मादा शरीर पर जाएगा तो वहां पर ये नर युग्मक का निर्माण करता है। क्लियर हो गया है। तो आपको समझ में आ गया है कि जो नर युग्मक के बनने की क्रिया स्टार्ट हुई है वो कहाँ हुई है, पराग कोश की लघु बीजाणु धानी के अंदर स्थित हुई है।
समझ गए? तो यहां से ही यहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से पहले तो इस लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इस लघु बीजाणु के परिपक्व होने पर परागकण का निर्माण होगा, और जब ये परागकण परागण की क्रिया करेगा यानी कि मादा के शरीर पर जाएगा तो वहां पर ये परागकण टूट जाता है दो नर युग्मक में। तो समझ में आ गया आप सभी को थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर किस तरीके से पराग कोश की संरचना होती है। पराग कोश की संरचना दो पालियों से मिलकर बनी होती है और ये दोनों के दोनों पालियां आपस में जुड़ी होती है। इनके जुड़ने के जो संधि स्थल होता है यहाँ पर आपस में कौन से ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है? संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। क्लियर हो गया है? और इसके अंदर अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? फटल करना है हमें। एक पूरे परागकोश की संरचना के अंदर हमें 4 पालियां दिखती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे इसके अंदर 2 पालियां हैं और 2 पालियों के अंदर आपको 4 लघु बीजाणु दिखेगी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो संरचना पढ़ी है, आपको अगर ध्यान देखें तो अगर हम गुणसूत्रों की बात करते हैं तो गुणसूत्रों में जो ये परागकोश की संरचना है ये कैसी संरचना है? द्विगुणित संरचना है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं तो ये भी कैसी होगी? द्विगुणित संरचना होगी। फिर जब आप लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को पढ़ोगे तो उसमें लघु बीजाणु का निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। तो यानी कि जो लघु बीजाणु होगा वो एक कैसी होगी? वो एक अगुणित संरचना होगी। कैसे ये अगुणित बनेगा ये मैं आपको जब हम आगे लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? नर जननांग संरचना आपको पता चल गई। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नर युग्मक का प्रथम कोशिका का जो निर्माण होगा वो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही होगा। ये क्रिया जो बनना स्टार्ट हुई है वो यहीं से बनी है। ठीक है, आगे जब हम लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ेंगे उसके बाद हम एक परागकोश की पूरी अनुप्रस्थ काट का डायग्राम भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश की संरचना यानी कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो ये अभी अनुप्रस्थ काट पूरी नहीं है, आप यहाँ पर लेयर के बारे में भी पढ़ोगे। अभी यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप? इसके आसपास काफी सारी यहाँ पर क्या होती है? परत प्रेजेंट होती है। ठीक है, परतें, उन परतों का नाम आप सीखोगे और वो नाम आप कब सीखोगे? जब मैं आपको लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ाऊंगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला अब हम देखेंगे पुष्प की नर जननांग संरचना। 2 भाग आपने पढ़ लिए हैं, परागकोश की संरचना को आपने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं पुष्प की मादा जननांग संरचना की। तयगा जायांग होगा, या अगर हम एक वचन एक की संरचना की बात करेंगे तो हम उसको स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक संरचना को पढ़ेंगे। स्त्री केसर के समूह की बात करेंगे तो जायांग कहेंगे। तो यहाँ पर हम पुष्प मादा जननांग संरचना किसकी बात कर रहे हैं? स्त्री केसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्त्री केसर कार्पल, या हम इसको क्या कहेंगे? पिस्टल कहते हैं। तो देखिए जो पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है वो कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। 3 भाग उसमें उपस्थित होते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से होंगे? देखिए पहले हम डायग्राम बना देते हैं कि कैसे भाग होंगे। ठीक है, कुछ आप इस तरीके से संरचना देखते हो, ये इस तरीके से उभरा हुआ भाग बड़ा मोटा सा, फिर ये जो पतला सा भाग होता है और फिर ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से मटकी रूपी भाग हो जाएगा। ये इस तरीके से पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है। 3 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे ऊपर जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं यानी कि स्टिग्मा कहते हैं। अब याद कैसे रखना है? आप देखोगे आपने पुष्प को जब टच करा होगा तो एक संरचना थी कि पाउडर पाउडर वाली संरचना, उससे तो आप समझ जाओगे कि ये पुष्प का नर भाग होगा। ठीक है, अब पुष्प के अंदर आपने देखा होगा एक चिपचिपा सा भाग भी रहता है ना? जब भी कभी आपने टच करोगे तो देखोगे कि चिपचिपा सा भाग होता है। तो वो जो चिपचिपा वाला संरचना होती है वो यहाँ पर ये पुष्प की मादा जननांग की संरचना होती है। अब वो चिपचिपा भाग कौन सा होता है? वो ये वर्तिकाग्र वाला भाग जो होगा ना वो चिपचिपा सा होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको स्टिग्मा कहते हैं। अब ये चिपचिपा होने का भी बहुत बड़ा महत्व होगा। ये तब पढ़ोगे आप परागण की क्रिया में। पता है क्या महत्व है? जैसे ही जब नर युग्मक यानी कि जो परागण होगा ना वो यहाँ पर पहुंचता है तो किसी वायु के द्वारा या जल के द्वारा ये कहीं और ना चला जाए, इसको चिपकाए रखने के लिए यहाँ पर ये भाग चिपचिपा सा होता है। ये आप परागण में और अच्छे से समझोगे।
परागण की क्रिया में। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि ये जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है ये बड़ा चिपचिपा सा भाग होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आती है पुष्प की ये जो पतली सी आपको संरचना दिख रही है। ठीक है, ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहेंगे, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, वर्तिका यानी कि स्टाइल है ना, बड़ी प्यारी सी कमर है इसकी, तो प्यारी सी क्या दिख रही है, वर्तिकाग्र, यानी कि क्या हो जाएगा, ये स्टाइलिश है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हो ये वाला जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहेंगे, अंडाशय कहते हैं। क्या कहेंगे, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय यानी कि इसको हम ओवरी भाग कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प की जो मादा जननांग संरचना होगी वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। याद हो गया है, ये ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखना है आपने बहुत अच्छे से। क्लियर हो गई है। अब आप देखोगे कि पुष्प के अंदर यहीं पर जो मादा जननांग संरचना होगी उस अंडाशय भाग के अंदर कुछ और संरचनाएं भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जब आप इसके अंदर संरचना देखोगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से संरचना नजर आती है। ठीक है, ये जो संरचना होती है ये संरचना को कहते हैं बीजांड। ठीक है, बीजांड यानी ओव्यूल हम इसको कहते हैं, बीजांड की संरचना होती है। ठीक है, अब ये जो बीजांड वाला भाग होगा इसके अंदर ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक मादा युग्मक, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, अंड कोशिका प्रेजेंट होती है। और यही अंड कोशिका क्या है, इस पुष्प की मादा युग्मक होता है। और ये मादा युग्मक अभी नहीं बनेगा, जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी तब जाकर के अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पुष्प की जो मुख्य संरचना है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या प्रेजेंट है, बीजांड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे पुष्प में मादा शरीर के अंदर ही संतति का निर्माण होता है, तो यहाँ पर नर भी इस शरीर के अंदर आएगा, मादा शरीर के अंदर आएगा। तो जब आप निषेचन पश्चावस्था में देखते हो ना कैसे युग्मनज का निर्माण होगा, तो नर युग्मक इसी अंड कोशिका से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अंडाशय के पश्चात, तो अंडाशय की बात अगर हम करें तो अंडाशय आगे चल करके निषेचन के पश्चात यही वो संरचना होती है जो फल में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो बीजांड की हम बात कर रहे हैं ये वो संरचना होती है जो आगे चल करके यानी कि निषेचन के पश्चात ये किसमें बदल जाएगी, बीज में बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको बीज अंदर दिखता है ना, फल के अंदर बीज दिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्त बीजी की हमने बात करी है, तो बीज कैसे है, ढका हुआ है फल से, इसलिए आवर्त बीजी पादपों में हम लैंगिक जनन को पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है नर जननांग संरचना और मादा जननांग संरचना और पुष्प की संरचना। लगता है कि सभी को क्लियर हो गया है। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है क्या क्या, पुष्प की संरचना आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, पुष्प की संरचना इंपॉर्टेंट था, आएगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया है, क्या पुंगवंग किसे कहते हैं, पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है, या फिर और क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि बीजांड का निर्माण, ये तो खैर निषेचन के पश्चात ही आपको पता चलेगा। पुष्प के आवश्यक अंग कौन से होंगे, पुष्प के सहायक अंग कौन से होंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसी में हमने सबसे मेन संरचना जो है वो आपको याद होनी चाहिए, नर जननांग की संरचना पुष्प के, जिसे हमने क्या कहा है, पुंकेश्वर कहा है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और इसकी जो मादा जननांग की संरचना, देखो ये याद करना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आपको क्लियर भी हो गया होगा, तो आपको बस संरचना याद रखनी है, बाकी आप इसके अंदर सारी प्रोसेस क्लियर होकर के समझोगे आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर।